नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 और चैप्टर 6 में आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल एनालिसिस। तो जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर हम अलग अलग चीज़ों के बारे में एनालिसिस करेंगे, जैसे पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिकल हो गया और लीगल एंड एनवायरमेंटल। ठीक है, तो किसी भी बिजनेस को जो मतलब किसी भी बिजनेस के ऊपर जो इम्पैक्ट डाल सकता है तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो उनमें से कुछ फैक्टर्स है जैसे कि पॉलिटिकल फैक्टर्स हो गया, इकोनॉमिक फैक्टर हो गया, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर हो गया, ठीक है, सोशल फैक्टर हो गया। तो अगर हम किसी कंट्री के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और इन सभी फैक्टर्स को अगर हम डीप में एनालिसिस करें तो ये हमारे लिए और भी बेटर हो जाता है उस बिजनेस को समझना, ठीक है, कि उसके ऊपर कौन कौन से इम्पैक्ट आ सकते हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Rational analysis stands for political, economic, social, cultural, technological, legal, and environmental analysis. Some models also extend this to include ethics and demographics, thus modify the acronym to stapled. This analysis is done more from the perspective of a business which is looking to set up unit offshore and analyzing several countries to choose from. This model primarily analyzes the external environmental factors that will act as influencer for a business. तो इस मॉडल में हम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और जो सोशल, टेक्नोलॉजिकल और जो लीगल एनवायरनमेंट होते हैं हम उसका एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे हमें एक कंट्री पिक करनी पड़ती है क्योंकि हमें पता है कि एक कंपनी, एक इकोनॉमी में जो भी चेंजेस आएगा उसका इम्पैक्ट किस जो बिजनेस है उनके ऊपर ज़रूर पड़ेगा। तो इस मॉडल को चाहो तो आप थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो, जैसे कि यहाँ पे बात की गई है एथिक्स और डेमोग्राफिक्स के बारे में। तो हम चाहें तो ये चीज़ भी इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं। तो इस मॉडल में हम ज़्यादातर जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे जो कि बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। To do business in any country, a business must know each of the above factors very well and how changes in either of these would impact business. Let us see each one of these individually in brief here. तो कोई भी बिजनेस हो किसी भी कंट्री में तो उस बिजनेस को ये पता होना ज़रूरी है कि ये जो फैक्टर्स हैं ये कैसे उनके ऊपर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो चलिए ये जो फैक्टर्स हैं इनके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं ब्रीफ में। तो सबसे पहला हमारा फैक्टर है पॉलिटिकल फैक्टर। कंट्रीज कैन हैव ए वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स। कम्युनिस्ट कंट्रीज वुड हैव सोशल ऑब्जेक्टिव्स अबव एनीथिंग एल्स, व्हाइल कैपिटलिस्ट ones would not necessarily have all responsibility of a welfare state. Further, capitalists also exhibit differences amongst themselves in terms of their approach to the social welfare schemes. Stability in legislation and policy, minimum corruption, bureaucracy, communal tensions and violence, coupled with maximum freedom of press, ease of doing business and quick turnaround time are some of the factors which investors would look at in a country. Healthy public finance and a consistent fiscal policy furthering investment in infrastructure are some other important parameters for investors. तो अलग अलग कंट्री में आपको अलग अलग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है कम्युनिस्ट कंट्रीज़ का। तो जो जितनी भी कम्युनिस्ट कंट्रीज़ होती हैं उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है सोशल, ठीक है, यानी कि जो कम्युनिस्ट कंट्री होती हैं उनका जो मेन फोकस होता है वो होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। लेकिन अगर हम बात करें कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ की तो वहाँ पे उनका मेन फोकस होता है कि हाउ दे कैन जनरेट प्रॉफिट। तो वहाँ पर वो वेलफेयर की उतनी जिम्मेदारी वो नहीं लेते हैं। तो अगर किसी कंट्री में जो कानून है अगर वो थोड़ा सा स्टेबल है,
करप्शन वहाँ पे कम है, वॉयलेंस उतना नहीं है, और बिजनेस भी आप अच्छे से कर सकते हो, मतलब इजी तरीके से कर सकते हो, और वहाँ पे जो डिसीजन है वो बहुत जल्दी लिए जाते हैं, और वहाँ पे जो पब्लिक फाइनेंस है अगर वो थोड़ा सा हेल्थी है, ठीक है, तो यहाँ पर जो बिजनेस हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, और साथ ही साथ जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी, क्योंकि देखिए अ, अगर आप कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप ये जूम करके चलते हो कि वो बिजनेस और अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन वो और अच्छा परफॉर्म तभी कर पाएगा जब वो बिजनेस, जब वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो उसकी हेल्प करेगी, और जो वहाँ का जो कानून है अगर थोड़ा सा इजी हो तो और बेटर होता है वहाँ पर। तो नेक्स्ट फैक्टर है यहाँ पर हमारा इकोनॉमिक फैक्टर। द इकोनॉमिक पैरामीटर्स ऑफ ए कंट्रीज सच एज जीडीपी ग्रोथ एंड इट्स contributors, inflation and interest rate, composition of imports and exports, balance of payment and exchange rate stability, stable monetary and fiscal situation, well developed financial markets, taxation and others will define its attractiveness as an investment destination. तो अगर किसी इकोनॉमी के मतलब अगर किसी कंट्री के अगर इकोनॉमिक पैरामीटर्स को अगर आप चेक करना चाहते हो तो वहाँ की जो जीडीपी है, इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट और एक्सपोर्ट इंपोर्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी कैसी है वहाँ की, तो अगर ये सारी चीज़ें अगर आपको ठीक लग रही हैं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ की जो इकोनॉमिक फैक्टर हैं वो हमारे फेवर में है, यानी कि जो बिजनेस है उसके फेवर में। और आपको ये भी चेक करना ज़रूरी है कि जो कंट्री है वो ज़्यादा किसके ऊपर डिपेंड रहती है, इंपोर्ट पे या फिर एक्सपोर्ट पे, वेदर कंट्री डिपेंड्स अपॉन एक्सपोर्ट्स और इंटरनल कंजम्पशन, वेदर दिस इंटरनल कंजम्पशन इज ड्राइवन बाय इंपोर्ट्स और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, whether the country has the high inflation or hence a falling currency, etc., are some of the first questions which an investor will think before investing in any country. तब किसी और कंट्री के अगर किसी बिजनेस में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर आप अपना बिजनेस ओपन कर रहे हो, तो अगर आप इन सारे फैक्टर्स को अगर आप चेक करते हो तो आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। Countries' dependence on other countries in terms of important natural resources such as oil, monetary policies of central banker, balance of payments, positions, and forex reserve, etc., are very important for an investor to get a comfort level about a country's economic situation. India has seen the worst and the best phases of economics in the last 3 decades. और साथ ही साथ आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि जो कंट्री है वो कितना डिपेंड होती है नेचुरल रिसोर्सेज पे। अगर उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो हम कह सकते हैं यहाँ की ये थोड़ा सा अच्छी बात है। अगर वो ज़्यादातर जो नेचुरल रिसोर्सेज वो बाहर से अगर लेकर आती है तो फिर ये एक अच्छा सिग्नल नहीं हो सकता है। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा सोशल कल्चरल फैक्टर्स। द सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ द population of the country, such as demographic profile in terms of age, education and skills, health, social values, lifestyle factors, all affect the choices that people make in what they buy and consume. Cultures affect businesses in multiple ways. With young population in India, India offers different opportunities and challenges in comparison to, say, Japan with the aging population. With the change in culture, there is a change in economic activity as well. For example, given nuclear of families and working spouses in metro cities in India, there has been an increase in demand for day cares facilities, packaged foods and hotel chains, restaurants. Competitive pressures at the young generation are also resulting in lifestyle diseases such as diabetes, sugar, hypertension, etc. This offers opportunities set for several new businesses in the country.
तो किसी भी कंट्री का अगर आप सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स पर अगर आप फोकस कर रहे हो तो वहाँ पर आपको ये देखना ज़रूरी है कि वहाँ पे कि उस कंट्री की कितनी पॉपुलेशन है, और उसमें उसको आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा कि उनकी जो एज है वो कितनी है, एजुकेशंस क्या है, कौन कौन सी स्किल्स है, हेल्थ उनकी कैसी रहती है, सोशल वैल्यूज़ उस पर आपको फोकस करना ज़रूरी है, उनकी लाइफस्टाइल कैसे है। तो इससे आपको नए नए जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इंडिया जापान वगैरह के, तो यहाँ पर आपको अलग अलग आपको अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेगी, और यहाँ पे कुछ आपको चैलेंजेस भी आपको फेस करने पड़ेंगे। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। नो डायमेंशंस ऑफ लाइफ कैन एवर बी इमेजिन्ड टुडे विदाउट technological support. Technology is playing crucial role in taking businesses and society to take to the next level. Development of a scientific temper amongst students leads to an ever technologically involving sorry evolving society. Countries pushing R&D activities are bound to be at the forefront of technology. Availability of technology survey, population and institutions driving technology-based initiatives and infrastructure help a country attract investors. तो जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल हमारी लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वहाँ पे आपको कोई ना कोई एक आपको टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेगी। तो बिजनेस में भी आज के टाइम पे अगर आप टेक्नोलॉजी को अडोप्ट नहीं करते हो तो वहाँ पर आपको बहुत सारे चैलेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत सारी कंट्रीज़ अब R&D करना स्टार्ट कर रही हैं, तो उसकी वजह से उनको नए नए जो टेक्नोलॉजी हैं वो लानी पड़ रही है। ठीक है, और उससे जो उनकी प्रोग्रेस है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इससे क्या कहते हैं, एक कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा सा बदलाव आ सकता है। तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ये भी देखना ज़रूरी है कि कौन सी कंट्री कितना ज़्यादा फोकस कर रही है टेक्नोलॉजी पे और R&D पे, मतलब कह सकते हैं दोनों सिमिलर। नाउ नेक्स्ट है हमारा लीगल फैक्टर्स। ये दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा लीगल फैक्टर्स। लीगल architecture of the country and ability of legal system to support and protect businesses in is what businesses look for in a country. Consistency of legal aspects and no arbitrary changes give comfort to the businesses and investors both. In India, recently the Vodafone retrospective tax case and also the cancellation of telecom license and mining license etc. have been examples of discomfort to the investing community. Transparency in the legal environment and enforcement of laws are the things which investors would favor. तो लीगल फैक्टर हम ये कह सकते हैं कि एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर किसी कंट्री का जो लॉ है अगर वो थोड़ा सा अच्छा नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर जो बिजनेसेस हैं उनका स्टे करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो जो लीगल फैक्टर है वो आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। सो नेक्स्ट फैक्टर यहाँ पे हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो कि कह सकते हैं हाँ इम्पोर्टेंट है। डेवलपिंग नेशंस आर जनरली बाउंड टू emit environment harming gases in the atmosphere. A country's awareness of environmental issues and the policies relating to the pollution control, waste disposal, mining and protection of natural flora and fauna, rehabilitation of displaced local residents are all thorny issues which, if not clearly spelled out unambiguously, can lead to operational and legal issues in the future and ultimately loss of the money, time and resources for a business. Investors look for clear policies of government on these issues. तो किसी भी इन्वेस्टर के लिए देखना ज़रूरी है कि किसी भी कंट्री में जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो पॉलिसीज़ हैं वो कैसी हैं, ठीक है, और क्या वो क्लियर है या फिर नहीं, मतलब जो उसके अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है,
क्या वहाँ पर आपको साफ साफ बता रखा है फिर नहीं कि आपको क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी, क्या क्या चीज़ें आपको यूज़ नहीं करनी पड़ेंगी, ठीक है। क्योंकि अगर आपका बिजनेस एनवायरनमेंट से ही रिलेटेड है, ठीक है, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज से, या फिर आपका बिजनेस ऐसा है कि वो एनवायरनमेंट को थोड़ा सा वो हार्म कर सकता है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको ये जो पॉलिसीज़ हैं वो अच्छी तरीके से पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके बारे में अगर आप थोड़ा डिटेल में जान लेंगे तो आपके लिए और बेटर होगा। एज अ गवर्नमेंट pushes for India to become a manufacturing hub, environmental issues are creeping up, and these are acting as one of the uh, deterrent for investors ready to enter India. Not all the factors referred to above affect all companies equally. Evaluating the impact of each factor and its critically for the business is an important step to follow. तो जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पुश कर रही है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हब हो, तो अगर यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होना स्टार्ट हो जाती है तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो इंडिया को फेस करनी पड़ सकती हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी क्या कहते हैं, एक अच्छी पॉलिसी बनाना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज़ जो बिजनेसेस हैं उनको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी और जो गवर्नमेंट है उनको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी।